राम राम। बड़ा टाइम हो गया है, पता है। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि दुनिया के सारे कठोर अन्यायों में से अगर कोई उससे भी ज़्यादा कठोर अन्याय है, वो है एक बड़े भाई या बड़े बहन की तरह पैदा हो जाना। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रूफ इज इन द पुडिंग। मतलब होता क्या है ना कि पहले आ जाने से अब माँ बाप को कोई यूज़र मैनुअल मिला तो होता नहीं है बच्चों के लिए। तो जितनी भी वो अपनी मिस्टेक्स, ऊल जलूल गलतियाँ होती हैं ना, वो ना बड़े पर कर देते हैं। और फिर छोटा मस्ती से जीवन काटता है, क्योंकि गलतियाँ तो सब निपट चुकी हैं पहले वाले के साथ में। अब आज की कहानी ना ऐसे ही एक कैरेक्टर के बारे में है। तो कहानी और पात्र जिन पर कहानी है उनका नाम है बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब को हम पूरे कहानी में बड़े भाई साहब ही कहेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ही बड़ों वाली हैं। तो अब बड़े भाई साहब जो है घर के पहले चश्मों के चिराग थे, और क्योंकि घर के पहले चश्मों चिराग थे तो उनको सारी सुविधाएं दी गई कि भाई तुम पढ़ो, अंग्रेज़ी स्कूल में भर्ती करवाया गया कि देखो सारी बेस्ट चीज़ें तुमको मिलनी चाहिए, है ना। मम्मी पापा ने भी कह दिया कि देखो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ठीक है। तो अब उन पर एक ना इनविजिबल सा प्रेशर आ गया कि भाई मतलब घर वालों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है मुझ पर। 5 साल बाद उनका छोटा हो गया, उसको भी हम कहानी में छोटा ही बोलेंगे, ठीक है। छोटा या छोटे। अब छोटे पर इतना अटेंशन नहीं दिया गया, है ना। ये जितने भी छोटे दूसरे या तीसरे या चौथे बच्चे हैं उनको पता होगा कि इतना ज़्यादा अटेंशन और तरबियत जो है पहले वाले पे डाल दी जाती है कि दूसरा वाला आराम से हंसता खेलता दौड़ता हुआ बड़ा हो जाता है ना। तो छोटे को ना तो उसको डांटा गया ना उसको सवारा गया, तो अब वो जैसे अपनी मर्जी से जैसा बड़ा होना था वो बड़ा हो गया। और जब भी वो कोई गलती करता था छोटा, तो बड़े को कहा जाता था कि देखो तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, है ना। हमारे संत रहीमदास कह के गए हैं कि मजाक में भी कह लेना चाहिए इसको कि छोटे को उत्पात चाहिए और बड़े को क्षमा चाहिए। पर कहने का मतलब ये है कि बड़े को हायर स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। अब हाँ, 5 साल के छोटे बड़े भाई साहब जिनका अभी अभी भाई हुआ था, उसको 5 साल की एज में ऐसा फील करा दिया गया कि भाई तुम ही एकमात्र रोल मॉडल हो अपने छोटे के। तो ऐसा दिमाग में कंडीशन डलवा करके उनको और छोटे को पढ़ने बाहर भेज दिया गया कि जाइए आप लोग जाकर के हॉस्टल में अच्छे से पढ़िए लिखिए, अव्वल नंबर लाइए। पर प्रॉब्लम क्या थी ना कि इतने सारे कंडीशंस और इतने सारी उम्मीदों का भार जिन पर था, जिन बड़े भाई साहब पर, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टेबल पर बैठते थे पढ़ने के लिए और दिमाग जो है वो सपनों की ऊंचाइयाँ भर रहा होता था, इमेजिनेशन में गोते लगा रहा होता था। और सच बताऊँ ना तो इस कहानी को पढ़ के मुझे लगता है कि बड़े भाई साहब बड़े ही क्रिएटिव तरबियत के इंसान थे, है ना। और अब क्रिएटिव आदमी को बोल दिया जाए बैठ करके एक जगह पढ़ो तो क्या करेगा, है ना। अब वो कहीं छोटे होते तो कहीं रिबेल करके नहीं मुझे नहीं पढ़ना कर देते, पर वो तो बड़े भाई साहब थे तो कहते थे नहीं भाई, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो छोटे को कैसे राय दूंगा और छोटे को कैसे रोल मॉडल बन के दिखाऊंगा। तो बैठते थे किताब खोल करके। और ये हमारे अटेंशन डेफिसिट दोस्तों के लिए ये काफ़ी रिलेटेबल घटना होगी कि किताब खोलते थे और एक एक पन्ने को बैठ करके 3-3 4-4 घंटा पढ़ते थे, है ना। और दिमाग को शांत करने के लिए बीच में किताब खोलते थे, नोटबुक खोलते थे और उसमें राम राम, श्रीयुत राधे श्याम, भाइयों भाइयों, इस किस्म की अब्सर्ड शब्द रचना करते थे जिसका कोई ना सर होता था ना पैर। आज की दुनिया में हम इसको कहेंगे वर्ड एसोसिएशन गेम्स खेलते थे। पर जैसे ही छोटे का ख्याल आता, लगता अरे यार मैं तो ये कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए वरना छोटे के लिए एग्जाम्पल सेट कैसे करूँगा। और फिर पढ़ने लगते थे। और जैसे ही पढ़ाई में मन लगने लग रहा होता था, अचानक से तुम्हारा छोटा चहलकदमी करते हुए अंदर आता था। और अपना छोटा ना बिल्कुल ये वैसा कैरेक्टर था कि खूब मस्ती करता था, सारे मज़े लूटता था जीवन के, और एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले पढ़ लिया करता था और अव्वल नंबर आ जाया करते थे। बड़े भाई साहब को ना इसलिए भी जलन होती थी कि मैं तो यहाँ पर खून पसीना एक करके पढ़ाई कर रहा हूँ और ये अपना खेलते हुए आता है और फिर भी अव्वल नंबर ले आता है। तो चहलकदमी करते हुए अंदर आता था
और बड़े भाई साहब बिल्कुल तैयार हो जाते थे एकदम आस्तीन ऊपर करके कि आज तो इसकी मैं क्लास लूँगा। बाहर जो है गिल्ली डंडा खेलते हुए आ रहा है और पतंगे उड़ा करके आ रहा है, आज तो मैं इसको समझा कर रहूँगा। और बिल्कुल भाषण के मैदान में एकदम छलांग लगा देते थे वो। इस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ोगे ना तो सदियों तक पढ़ते रहोगे और कुछ नंबर भी नहीं आएंगे। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कितने विद्वान प्रयास करते हैं बट किसी को समझ में नहीं आती है, आंखें जलानी पड़ती है। तो मुझे देखते हो कि मैं एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल बिताता, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता। और तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से गुल्ली डंडा खेलते हुए पढ़ाई करोगे और तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम मुझे देखते हो ना, मैं हॉकी खेलता हूँ ना फुटबॉल खेलता हूँ ना बाहर जाके पतंगे काटता हूँ। अगर तुम्हें मुझे देख कर भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अगर इसी तरह से पढ़ाई करनी है ना तो पढ़ाई वढ़ाई लिखाई छोड़ दो, घर चले जाओ, घर जाके आराम से गुल्ली डंडा खेलो तुम, है ना। माता पिता के पैसे ना वेस्ट करो ज़बरदस्ती में। चले आते हैं कहीं। फ्रस्ट्रेशन की भड़ास तो निकाल दी उन्होंने छोटे पर ख़राब लगा कि क्या तो मैंने गुस्सा करके उसकी खेलकूद पर लगाम लगा दी। पर फिर उन्होंने वही अपने माता पिता वाली बात सोची कि अगर उसको मैं नहीं सुधारूंगा तो कौन सुधारेगा। फिर इसी बात से उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब सालाना इम्तिहान हुए। वो कक्षा 9 में थे और छोटा कक्षा 5 में था। आई नो उनके बीच में 5 साल का फ़र्क था, पर बड़े भाई साहब ने काफ़ी इत्मीनान से एक कक्षा में 2-2 3-3 साल गुजारे थे, तो इसलिए अब उनके बीच में सिर्फ 3 कक्षा का फ़र्क रह गया था। बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा पास हो गया। अपने फेलियर को लेकर ख़राब फील करने के बजाय उनको छोटे के मार्क्सों से ज़्यादा आने की ग्लानि हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं बैठ करके पढ़ाई करूँगा। बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, पर दिमाग फिर इमेजिनेशन की ऊंचाइयां चढ़ने लग गया। उनके सामने खिड़की हुआ करती थी जिसमें से पतंग उड़ रहा था, पतंग को देख करके और लॉस्ट होते चले गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो एक ही नाम के चार्ल्स, लुइस, जॉर्ज द फिफ्थ, द थर्ड, द सेकंड। उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ज्योमेट्री पढ़ता हूँ मैं। ज्योमेट्री में साइन, कॉस, टैन ये सब पढ़ने लगे। तो और ही समझ में नहीं आ रहा था कि न सर है न पैर है, इसका असल ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल होगा। उतनी देर में उन्होंने छोटे को बड़ी ढीठ तरीके से अंदर आते हुए देखा और उनको ये एहसास होने लग गया कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ढीठ हो गया है। मतलब समझ में आ रहा है कि वो पास हो गया और मैं फेल हो गया हूँ, पर कहीं इसने ये समझना शुरू तो नहीं कर दिया कि मैं इसको भाषण नहीं दे सकता हूँ। अगर कहीं इसमें घमंड आ गया तो मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। छोटा जो आ रहा था अपना गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते हुए मस्ती से पूरा दिन खेल को दे करके घर में घुस रहा था, बस बड़े भाई साहब ने अपनी हिस्ट्री और ज्योमेट्री रखी किनारे और कूद पड़े मैदानी भाषण में फिर एक बार। क्यों छोटे, मैं देख रहा हूँ तुम्हें आजकल बहुत घमंड हो गया है। रामायण में पढ़ा था ना, रावण का भी घमंड नहीं चला था। या तुम्हें ये भी नहीं पता है, सिर्फ पढ़ करके पास हो गए, समझा ही नहीं कि क्या था रामायण में। जब बड़े बड़ों का घमंड नहीं टका, तुम्हारा क्या खास टिकेगा। हाँ, इतिहास पढ़ो, समझ में आएगा। दर्जनों चार्ल्स हैं, करोड़ों जेम्स हैं, उससे ज़्यादा भरे हुए जॉर्ज हैं। एक तो उन लोगों को नाम भी नहीं समझ में आता है, मुझे ही बोल देते, एक आध नाम मैं बता देता। एक ही नाम 50 लोगों का रखा हुआ है। तुम्हें लगता है कि सब पढ़ करके तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा? नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। एक तो ये ज्योमेट्री है, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो मार्क्स कट जाते हैं। मतलब तात्पर्य बताओ कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा क्यों रहे हो, है ना। और तुम्हें लगता है कि जब मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो तुम्हें आ रही होंगी। कोई मतलब ही नहीं है ज्योमेट्री का। समय की पाबंदी पे निबंध लिखने को कहा है। कितने पेज का? 10 पेज का। इतनी विरोधाभासी बात हुई कि नहीं हुई? मतलब कि तेज तेज चली और धीमे धीमे भी। ऐसे पढ़ाई के माहौल में कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है? और तुम्हें लगता है कि जब मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जब ऐसी इतिहास, ऐसी ज्योमेट्री और ऐसी समय की पाबंदी जैसे उपन्यास हमें लिखने को कहे जा रहे हैं, तुम इस कक्षा में आकर के सब समझ जाओगे? भाईजान मैं बता रहा हूँ, अगर तुम अभी सीरियस नहीं हो ना तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। उपदेश माला समाप्त करने के बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि समय की पाबंदी पे जो उन्होंने लेक्चर दिया था, जो भाषण दिया था, उसका उल्लंघन वो खुद ही कर बैठे। कम से कम 5 से 10 मिनट भाषण दे दिए थे। तो उन्होंने छोटे को बोला जाओ जाओ, अब जाके काम करो अपना। छोटा भी एकदम चपत की प्रतीक्षा में इंतज़ार कर रहा था, पर थैंकफुली चपत नहीं मिली उसको, तो इधर उधर हो गया भागते हुए। कहाँ गया यह हमें पता चलेगा। अब बड़े भाई साहब कमरे में वापस आ गए अपने।
अपने उस डेस्क पर वापस आके बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान बाहर अपने सामने वाली खिड़की के बाहर गया, जहाँ पर एक पतंग प्रतियोगिता हो रही थी। एक पतंग दूसरी पतंग को काट रही थी। उसको देख करके उनको अचानक से छोटे के बारे में ख्याल आया कि छोटा कुछ भी कहो, तेज़ बहुत था, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं। अगर अभी कोई उस पतंग को काटने में सबसे ज़्यादा होशियार होता, वो छोटे था। और छोटा जो है उस पतंग को काट करके इनाम की तरह अपने घर पे भी लेकर आता। मतलब कुछ भी कहो उसकी लापरवाही और कामचोरी के बारे में, पर पतंग काटने में छोटे से अच्छा कोई नहीं था। और ये बड़े भाई साहब को बहुत अच्छे से पता था। इनफैक्ट ये सोच करके थोड़ा थोड़ा सा गर्व भी महसूस कर रहे थे। फिर उस गर्व के बाद अचानक से उनके दिमाग में थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई ना, छोटे के अचीवमेंट को लेकर के नहीं, पर इस बात से कि क्योंकि वो छोटा था तो वो मस्ती कर सकता था, और अगर कहीं छोटे ना होता तो शायद बड़े भाई साहब भी मस्तीखोर होते, शायद वो भी मस्ती कर पाते, शायद उनको भाषण ना देने पड़ते। तो ये सब ईर्ष्या, गर्व, तरह तरह की भावनाएं उनके मन में घिरी हुई थीं। फिर उन्होंने सोचा, देखो बहुत चिंतन हो गया भाई, और पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, ऐसा करता हूँ मैं बाज़ार की तरफ चलता हूँ। तो अपना तैयार होकर के, कोटी डाल करके, बैग टांग करके सोचे चलो मैं बाज़ार निकलता हूँ। वैसे भी उन्होंने आसपास देखा, घर में छोटे दिख नहीं रहा। कहता हो सकता है कि मैंने बहुत डांट दिया हो, शायद कहीं अपने दोस्तों के साथ हो या कहीं पर बाहर कुछ खा पी रहा हो। इसी तरह से वो बाहर निकले तो बाज़ार जैसे ही शुरू हुआ, बाज़ार में सबसे पहली दुकान पतंगों की दुकान थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने पतंगों की दुकान के थोड़ा ही आगे देखा कि एक पतंग कटी हुई एकदम आगे 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 दौड़ती चली जा रही है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये वही पतंग है जो मेरे कमरे के सामने, मेरी खिड़की के सामने थी, और ये कट गई, किसी ने काट ली। अरे कौन इस पतंग को अब पकड़ेगा, ये सोच करके वो मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे। पर उन्होंने जैसे ही दाएं देखा, उनको ऑलमोस्ट एकदम धक्का देते हुए भागता हुआ था छोटे, जो कि बेतहाशा भाग रहा था कटी हुई पतंग के आगे। अचानक से उनके मन में जो ईर्ष्या, गर्व, प्यार जो भी था छोटे के लिए, वो राख हो गया। और उन्होंने तुरंत 2 कदम में छोटे तक गए और उसका हाथ पकड़ लिया। सुनिए भाईजान, तुम समझदार हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगर समझदारी सिर्फ कक्षा में अव्वल नंबर लाना होता तो हमारे माँ बाप अनपढ़ होने के बावजूद हमारे माँ बाप नहीं होते। समझ रहे हो? आज हमारे माँ बाप को हमें सही करने का हक हमेशा है। तो अपने दिमाग से ये गुरूर निकाल दो कि क्योंकि मैं तुमसे कक्षा में समीप आ गया हूँ, मेरे फेल और तुम्हारे पास होने से मुझे तुमको ठीक करने का हक अब नहीं है। तो ये जो अक्खड़पन है ना तुम्हारे अंदर, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। हमारे और तुम्हारे बीच में जो 5 साल का फ़र्क है ना, वो कुछ कक्षाओं से कम नहीं हो पाएगा। और वो फ़र्क तो तुम क्या, खुदा भी नहीं कम कर सकता है। इस युक्ति के सामने छोटा नतमस्तक हो गया और उसने बड़े भाई साहब को गले से लगा लिया और इस बात का वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई को अपनी समझदारी से कंपेयर नहीं करेगा और बड़े भाई साहब को वो इज़्ज़त देगा जो कि वो डिज़र्व करते हैं। छोटे के बस इतना मान लेने से बड़े भाई साहब इतने ज़्यादा संवेदनशील हो गए कि उन्होंने बोला, छोटे तुम्हें लगता है कि मुझे खेलने का मन नहीं करता है क्या? तुम्हें लगता है मुझे मस्ती करने का मन नहीं करता, मुझे कनकौए दौड़ाने का मन नहीं करता, मुझे पतंग काटने का मन नहीं करता? पर अगर मैं ही गलती करूँगा तो तुम्हें कैसे बताऊँगा? इसी बात से ऐसा बोलते हुए उस कटी हुई पतंग को, जिसको छोटे पकड़ रहा था, बड़े भाई साहब बेतहाशा दौड़ने लगे उस कटी हुई पतंग के पीछे। और छोटे अचानक से उनको ऐसे देखता रहा कि ये क्या हो गया बड़े भाई साहब को। और जैसे ही बड़े भाई साहब भागे उस कटी पतंग के पीछे, छोटा भी बेतहाशा उस कटी पतंग के पीछे भागने लगा।